नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में हम एक और अंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसका नाम है केदार अंग। केदार अंग, केदार शब्द सुनते ही हमारे जहन में केदार राग की छवि आने लगती है। तो जब हम केदार अंग की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई न कोई ऐसा स्वरगुच्छ, कोई न कोई ऐसा अंग होगा जो अन्य रागों में जब इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, तो वो केदार के अंग का जो है या उस केदार की जो झलक है उसको सामने लेकर आता है। कभी कभी विद्यार्थियों के कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको मुझे लगता है कि साथ साथ हम यदि कोई भी श्रृंखला हमारी चल रही है उसके साथ साथ यदि हम प्रश्नों को लें तो शायद हम वो बात आपको समझा पाएंगे या समझा पाने में हम कामयाब होंगे जो आपकी जिज्ञासा जिस ओर है। तो बीच बीच में जब हम रागांग के अंतर्गत अलग अलग रागांगों की, अलग अलग रागों की बात करेंगे तो ये बीच बीच में हम छोटे छोटे प्रश्न आपके लेंगे। रागांग की श्रृंखला में आज का अंग जो है वो है केदार अंग। तो स्वाभाविक है कि केदार अंग की बात करते हुए केदार राग का आपके या उसके स्वरूप का आपके भीतर आना या आपके मस्तिष्क में आना जाहिर सी बात है। अब ये केदार अंग क्या है और केदार राग क्या है? देखिए, केदार ठाट तो मैं कहूँगी नहीं क्योंकि केदार ठाट तो कोई है ही नहीं। केदार अंग या केदार राग की बात करते हैं। केदार एक बहुत ही मधुर राग है जो रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अपनी एक अलग सुंदरता है जो कि रागदारी पर आधारित है। राग, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि राग जो है वो जीवंत है, यानी रागों को अनुभव किया जा सकता है। जब हम किसी राग को गाते बजाते हैं तो एक अरसे तक जब उसका अभ्यास करते हैं तो तब जाकर कहीं ना कहीं वो राग हमारे सामने स्पष्ट होता है। और इसका कोई अंत तो नहीं कि हम उसको कितना करें। ये बड़े बड़े कलाकार भी जो हैं उनसे वो अपने उनके इंटरव्यूज़ आप सुन सकते हैं जिसमें कि वो ये कहते हैं कि अब जाके गंधार लगी, अब जाके इस राग की ऋषभ लगी, या अब जाके ये राग जो है कुछ समझ में आया। तो विद्यार्थी स्वाभाविक है सोचते होंगे कि अब जाके कैसे लगी, ये तो बहुत बड़े कलाकार हैं। ये किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में जब आपका समर्पण होता है तो स्वाभाविक है कि वो उसके अंदर जो एक कहते हैं कि बिल्कुल उसमें रम जाना, तो उसकी जो अलग अनुभूति, अलग जो आनंद होता है वो वही महसूस कर सकता है जो कि उसका अभ्यास करे। विद्यार्थी जीवन से ही अभ्यास को जो है बहुत अहमियत देनी चाहिए। अभ्यास जो है, किसी भी चीज़ का अभ्यास, हम संगीत कर रहे हैं तो हम संगीत का अभ्यास करेंगे, हम कोई भी कार्य करते हैं उसका अभ्यास करना ज़रूरी है। और बिना अभ्यास के यदि हम कोई भी चीज़ प्रस्तुत करते हैं तो हो सकता है कि पहली बार में बहुत अच्छा सुंदर स्वरूप लेकर सामने प्रस्तुत हो, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं है, इसलिए अभ्यास ज़रूरी है। तो जब हम केदार अंग की बात करते हैं तो केदार अंग क्या है देखते हैं। तानपुरा जो है इसकी तारें बहुत सेंसिटिव होती हैं और इस पर तेज प्रकाश का
वातावरण का, मौसम का बहुत बड़ा असर होता है। हम तानपुरे की जो चार तारें होती हैं, इनको मिलाना बहुत ज़रूरी है। और चाहे मिला के भी रखें तो एयर कंडीशन का या तेज रोशनी का या मौसम का, जहाँ पे मॉइस्चर है, उसका बहुत असर पड़ता है किसी भी वाद्य में, चाहे वो तबला हो, चाहे तानपुरा हो, कोई भी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होगा, तो वाद्यों पर जो है उसका असर पड़ेगा ही। तो इसीलिए तभी मैं हमेशा तानपुरा लेके इसलिए बैठती हूँ, क्योंकि इन 4 तारों को यदि हम मिलाना सीख लें तो हम कहते हैं कि हमने गुरुओं से सुना है कि आधा संगीत आ जाता है। तो ये प्रश्न उठता है, आधा संगीत कैसे आता है? मतलब आपको स्वरों का अंदाज लगना शुरू हो जाता है कि हम जो है स्वर हमारे अंदर रहता है और हम उसको तानपुरे पर मिलाते हैं, तो कहीं पे कहीं उस पर एक पकड़ मजबूत होनी शुरू हो जाती है। हम बात कर रहे थे केदार अंग की। सा मा पा, तो षडंग और मध्यम पे सा मा पा, एक तो ये, दूसरा मा पद प मा, फिर से मा पद प मा, प सा द प, स रे सा, प सा द प, ये एक अंग है, स रे सा। तो किसी भी राग में यदि इनमें से विशेष तौर पे सा मा पा, ये यदि इस्तेमाल हो रहा है, मा पद प मा, मा पद प मा, स रे सा। तो इस प्रकार से ये जो स्वर गुच्छ आपको बताए हैं, इनका यदि इस्तेमाल किसी भी राग में हो रहा है तो हम एकदम से कहेंगे यहाँ पर ये केदार अंग आया। तो इसीलिए बहुत से राग जो है ऐसे बने हैं जिसमें कि किसी अलग राग का जो है वो अंग विशेष तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये अमुक अंग है। जैसे मैंने केदार अंग की बात करी, तो केदार अंग में जैसे चांदनी केदार है, मलुहा केदार है, केदार मल्हार है। तो इस तरह के जो राग हैं विशेष तौर पे, इनमें केदार अंग का प्रयोग ज़रूर होता है, या उसमें कहीं ना कहीं उसकी एक विजिबिलिटी इतनी प्रोमिनेंट होती है, इतना ख़ास, इतना मुख्य तौर पे वो झलकता है कि हम आसानी से पहचान लेते हैं कि इस राग में ये अंग कहाँ पर है। तो हर राग की एक अपनी खूबसूरती है, और जब हम कहते हैं कि इस अंग का प्रयोग किसी अन्य राग में हो रहा है, इसका मतलब वो अंग कितना इम्पोर्टेंट है, उस अंग की अपनी एक इतनी विशिष्टता है, वो अपने आप में इतना चमकता है कि हम उसको आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे मैं किसी एक उदाहरण जो हमारे डे टू डे लाइफ का उदाहरण है, हम लोग सब साड़ियाँ पहनते हैं, हिंदुस्तानी परिधान जो है वो साड़ियों का है, लेकिन साड़ियों में हम कहते हैं ये तो उड़िया साड़ी है, ये जो है ये साउथ की है, ये राजस्थानी है, ये बंगाली है। क्यों ऐसा कहते हैं? तो वो साड़ी, हम ये उसका जो एक पैटर्न होता है, उसमें जो वो अंग झलकता है, जो उसको कांजीवरम कहें या कहें उसको उड़िया साड़ी कहें, मतलब उस स्थान की अपनी एक विशेषता है, एक विशेषता है। वो अंग यदि लिया जाए, उसको जब हम साड़ी पर लेते हैं तो हम कहते हैं ये अमुक जगह की साड़ी, अमुक शैली है, अमुक अंग इसमें आता है। तो इसी प्रकार से राग की बात है। देखिए, मैं इस तरह के उदाहरण इसीलिए देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए, जो कि मेरा एक उद्देश्य भी है कि रागों को यदि समझकर किया जाए, किसी भी विषय को यदि हम समझ कर करें
तो कभी नहीं भूलता। ये हम यदि उनकी पुस्तकों को बाद में पढ़ें, यदि किसी भी पुस्तक में उस अंग को या उस संगीत संबंधी कोई चीज़ दी है, तो इस प्रकार इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपको वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए इसको एक सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। केदार अंग की बात कहते तो केदार अंग क्या है मैंने आपको बताया। अब केदार अंग का सबसे प्रमुख राग आता है राग केदार। मैं इस श्रृंखला में विशेष तौर पर उन रागों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जो कि हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में है, क्योंकि बहुत से ऐसे राग हैं। जैसे अंग की बात करती हूँ तो मैं आपसे कहती हूँ कि मलुहा केदार है या चांदनी केदार है, केदार मल्हार है। ये राग बहुत सुंदर राग हैं। इनके उदाहरण के तौर पे इनमें कहीं ना कहीं हम केदार अंग को बताते हुए उसका उदाहरण दे सकते हैं, जो हम कुछ कोशिश भी करेंगे, लेकिन पूरा डिटेल हम उसका नहीं देंगे क्योंकि अभी हम एक पाठ्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला राग जो केदार अंग का आता है वो आता है राग केदार। और क्योंकि ये अंग इतना प्रोमिनेंट है इस राग में, तो शायद अंग भी केदार अंग के नाम से जाना गया है। तो राग केदार, केदार अंग का पहला राग। मा पा मा पद प सा द प मा पद प मा सा रे सा देखिए मैं सीधे कैसे गई। सामा गांधार का इसमें एक कण, एक छाया लग रही है। सामा लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लेंगे। सामा ये उसके सौंदर्य को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगा। और आप ये देखिए कि इसके जो आरोह अवरोह की बात करें या किस चाल में चल रहा है, इसका जो चलन है, सामा पा तो गांधार वर्जित, मा पद प सा द प दिशाद विवर्जित आरोह में। हालांकि मवरनी सादा पा ये भी कभी कभी लिया जाता है, निषाद का प्रयोग करके एक उसके सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, वरना हम देखें तो गांधार और ऋषभ जो है आरोह में देखा जाए, सामा पा तो एक साथ हमने ऋषभ और गांधार को वर्जित कर दिया। मा पद प मा पद नि सा द प तो इस प्रकार से निषाद को भी लिया जाता है, लेकिन मा प सा द प
अब ये भी पंचम से सीधे षड्ज पर जाने की परंपरा भी केदार में है, जो बहुत सुंदर लगती है। म प सा ध प म प ध प म स रे सा। तो ये अवरोह में देखिए तो म प ध प म स रे सा, तो गांधार को छोड़ दिया जाता है। तो गांधार को हम कहें कि पूरी तरीके से अवरोह में वर्जित किया जाता है। और एक स्वर गुच्छ विशेष है, म प ध नि ध प म प ध प म। ये कोमल निषाद का प्रयोग जो है, म प ध नि ध प, ये बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन हर बार नहीं प्रयोग किया सकता है। कुछ कुछ परंपराओं में तो बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ परंपराओं, कुछ घरानेदार लोग, कुछ जो पुस्तकों में भी कोमल निषाद का प्रयोग किया गया है। तो महज इसको एक सौंदर्य के लिए, खूबसूरती के लिए जो है इसको लगाया गया होगा कोमल निषाद। फिर से देखते हैं, यहाँ पर हम म प ध नि सा ध प म प ध प म, तो राग अपने आप में इतना खूबसूरत राग है। बहुत से इसमें हम ध्रुपद कहें, धमार कहें, ख्याल कहें, चाहे विलंबित, द्रुत, तराने जो हैं इसमें बखूबी मिलते हैं। सुगम संगीत में इस राग को बहुत इस्तेमाल किया गया है, चित्रपट संगीत में इसको बहुत ही इस्तेमाल किया गया है इस राग को। और क्योंकि जब जो राग, जो कोई भी एक राग होता है, यदि वो उसका स्वरूप जो है वो एकदम स्पष्ट होता है किसी भी कलाकार के लिए, तो कॉम्पोजिशन करनी बहुत आसान हो जाती है। बहुत राग जो है उसके स्वरों का अभ्यास करते करते यदि कोई भी एक रचना को, पद को जो है, कविता को, गीत को या बंदिश को जो है उसको कॉम्पोजिशन उसकी बनानी हो, या उसको हम कहें कि संगीतबद्ध किया जाना हो, तो वो बहुत आसान हो जाते हैं। आसान मैं कहूँ कि एक तरह से उसकी जो एक मुश्किलात है वो बहुत कम हो जाती, क्योंकि राग आपको बिल्कुल स्पष्ट है। आपने छंद का ध्यान देना है, आपने ताल का ध्यान देना है, और उसके हिसाब से आप जो है उसको उस राग में संगीतबद्ध उसको कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से राग केदार की बात है। राग केदार रात्रि के प्रथम प्रहर में गाए जाने वाला राग है। प्रथम प्रहर मतलब 7 बजे के आसपास, 8 बजे भी इस राग को गाया बजाया जाता है। अपने आप में एक विशिष्टता इस राग की है। जैसे मैंने आपको स्वरों के बारे में बताया, तो इस राग को जो है वो औडव षाडव राग जो है वो जाति का राग माना जाता है। इस राग को जब हम गाते हैं तो इसकी प्रकृति हमें कैसे लगता है, बहुत गंभीर तो नजर नहीं आ रहा राग। तो मधुर राग है, श्रृंगारपूर्ण है, और एक तरह से हम कहें कि गंभीरता नहीं है, लेकिन ये एक राग ऐसा जो विस्तार का राग है, जिसमें एक ठहराव है, जिसमें हम कहें कि मंद्र, मध्य, तार, तीनों सप्तकों में ये राग जो है वो बहुत सुंदर तरीके से खिलता है। अब इसकी हम थोड़ा सा इसका आलाप देखें, थोड़ी सी इसकी पलटे देखें, फिर हम आपको इसके उदाहरण भी बताएंगे। आलाप को देखें।
आप देखिए नींद का राग है, लाग से जा रहा है, स्वर जो है जैसे तैर कर जा रहे हैं, तो वो राग के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हर घराने की अपनी एक विशिष्टता है। हर घराने के कलाकार जब किसी राग को प्रस्तुत करते हैं, ये स्वाभाविक है कि उस घराने की विशिष्टता को वो ज़रूर अहमियत देते हैं और उसको वो सामने उसको पहले रखते हैं। प्रस्तुति जो है वो अलग अलग तरीके से होगी, क्योंकि उनके घराने की जो विशिष्टता है, जो गायन की विशिष्टता है या वादन की विशिष्टता है, स्वाभाविक है उसको लेते ही आगे आएंगे। जो गुरु शिष्य परंपरा से सीखी हुई चीज़ है, उसका असर तो गाने में, बजाने में बिल्कुल झलकेगा। तो इस प्रकार से उसकी प्रस्तुति में जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो अंतर नजर आएगा। शैली, उस घराने की विशिष्टता या उसकी शैली की जो है वो सामने जो है वो आती है। लेकिन ये बात जरूर है कि राग केदार जो है वो मींड युक्त है, यानी उसमें लाग से लगते हुए स्वरों का मींड के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो, जैसे एक स्वर दूसरे के स्वर तक पहुंचने से पहले एक वो जो उसका जो संबंध है वो डोरी टूटने नहीं पाती, वो लगातार दूसरे नीचे के स्वर तक आती है। सादा पमा पदा पमा सरे समा पमा पमा पदा पमा। अब यहाँ पर जब हम गा रहे हैं तो देखिए पसादा पसारे सा समा मा पा मा पद प समा पा मा पद नि ग पद प म प सा द प म स रे सा। मध्यम कितना प्रोमिनेंट है, इसीलिए मध्यमवादी है, क्योंकि बार बार उस पर न्यास आ रहा है। संवादी जो है वो षड्ज है। तो राग में ये स्वर अपने आप में ही अलग चमकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। 3 ताल की बंदिश है। गागरी न ढर के सुघर तोरी, आचार्य बृहस्पति जी की बंदिश है, 3 ताल में निबद्ध है। गागरी न ढर के सुघर तोरी, गागरी न ढर के सुघर तोरी, गागरी न ढर के सुघर तोरी, बूंद बूंद कर भरी जतन सो, बूंद बूंद कर भरी जतन सो।
मात्रा से शुरू हो रही है, तो आलाप जो मैंने आपको बताया उसको वैसे ही गाते जाइए। और जहाँ पर खाली आता है नवी मात्रा आती है, पकड़ा उठाइए, गा गरी ना डर के सुगार तोरी गा गरी ना डर के, गा गरी ना डर के सुगर तोरी गा गरी ना डर के, अनंग रंग 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 रंगीली, अनंग रंग 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 रंगीली, भीजी और झलके सुगर तोरी गागरी नडर के, गागरी नडर के सुगर तोरी गागरी नडर के। आपने देखे कि मध्य और तार सप्तक में इसकी बंदिशें बहुत सुंदर लगती हैं। इसका विस्तार जो है वो उत्तरांग में बहुत खिलकर आता है। म पद प म सा रे सा सा म पद प म गा गरी नडर के सुगर तोरी गागरी नडर के सुगर तोरी, सुघर तोरी गागरी गागरी नाडर के सुघर तोरी गागरी 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 नडर के सुगर तोरी गागरी नडर गागरी नडर गागरी नडर के सुगर तो ये उदाहरण था बंदिश का, उदाहरण था आलाप का, उदाहरण था कैसे आलाप को बंदिश में प्रयोग किया जाता है। और जो मैंने राग में आपको मुख्य रूप से बताया, केदार अंग की बात बताई, वो कैसे इस राग में या इनकी बंदिशों में स्पष्ट रूप से झलकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो एक राग केदार की जो इंट्रोडक्शन कहूँ या केदार अंग की जो बात कहूँ, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी। अगली श्रृंखला में हम इसी को थोड़ा और इसके विस्तार से आपको बताएंगे।